तो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, है ना। अब बायोटेक्नोलॉजी क्या है हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया। अब उसको कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है उसके कुछ एग्जांपल्स एक्चुअली में हम लोग इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी है जो है वो कई फील्ड में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, है ना, फिर क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को करने के लिए एग्रीकल्चर के फील्ड में हम लोग यूज करते हैं। कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको ठीक करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मेडिकल के फील्ड में भी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के भी फील्ड में कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए भी हम लोग कर रहे हैं इसको यूज। ठीक है, वैक्सीन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ रखी है। ठीक है ना, तो हम लोगों ने देखा था कि इसका क्या था भाई, 3 क्राइटेरिया था। 3 क्राइटेरिया क्या क्या था, क्या क्या था बायोटेक्नोलॉजी का, जो स्टार्टिंग में ही आपके चैप्टर में दिया है कि हम लोगों को क्या करना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से कुछ बेस्ट निकालना है ना। कुछ ऐसा एंजाइम, कुछ ऐसा कैटलिस्ट हम लोग को निकालना है जो बेस्ट हो, कोई ऐसा माइक्रोब्स निकालना है जो बेस्ट हो और ह्यूमन वेलफेयर में वो काम आए। ठीक, पहला क्राइटेरिया तो ये है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है भाई कि क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन, ऐसा कंडीशन हम लोग बनाए, ऐसा कंडीशन क्रिएट करें जहां पर ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो हम लोग जिस ऑर्गेनिम्स को बनाना चाह रहे हैं या जिस तरह का अल्टरेशन चाह रहे हैं वो उस कंडीशन में हो सके। ठीक है ना, उस कंडीशन में हो सके। और थर्ड क्या था भाई कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, जो हम लोग लास्ट प्रोसेस पढ़े थे कि जो भी हम लोगों ने बना रखा है उसको प्यूरिफाई कर ले हम लोग, है ना। उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी रहती है, उसको बिल्कुल प्यूरिफाई करके हम लोग वो क्या करें, निकाले उससे जो हम लोग का डिजायर है, जो हम लोग चाह रहे हैं, मतलब जो जीन को हम लोग चाह रहे थे मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज कर रहे थे हम लोग, उसको हम लोग निकाल कर क्या करें, बाहर लेकर आए। ठीक है ना, तो 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे ये काम करता है। तो हम लोग ना बायोटेक्नोलॉजी को फील्ड वाइज करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एग्रीकल्चर के फील्ड में। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है बच्चों, खेती करना। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, क्रॉप को उगा रहे हैं। ठीक है, क्रॉप को उगा रहे हैं। क्यों उगा रहे हैं, खाने के लिए उगा रहे हैं, है ना। अब देखो एग्रीकल्चर, अगर हम लोग सिर्फ इंडिया की बात करें तो एग्रीकल्चर पे ही लगभग 62% लोग क्या है, मतलब कि इसी फील्ड में है। वो 62% लोग का जो रोजगार है वो एग्रीकल्चर ही है। और हम लोग ये भी जान रहे हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, और जगह लिमिटेड ही रहती है ना। तो उसी फील्ड में हम लोगों को क्या करना है, ज्यादा क्वांटिटी उगाना है, प्लस क्वालिटी भी बेस्ट होनी चाहिए। तो अगर जनरल मेथड जो हम लोग यूज करते हैं उसी से करते रह गए तो हो सकता है कि सबको खाना ना मिले। ठीक है, सबको खाना प्रोवाइड ना हो। तो यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा क्या है, रोल है। ठीक, क्या रोल है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि अगर हम लोग का मेन मोटिव, मतलब आप अगर एक फार्मर हो, आपका मेन मोटिव क्या होगा, फसल अच्छा हो और ज्यादा हो, है ना। ठीक है, मतलब हम लोग 2 चीजों पर ध्यान देंगे। क्या चीज पे, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी। ठीक है ना, तो कुछ प्रोसेस जो जनरली यूज होते आ रहे हैं, जैसे पहला, ठीक है, मतलब नॉर्मल तो एक तरीका होता है। ठीक, नॉर्मल एक तरीका होता है। दूसरा क्या तरीका, मतलब नॉर्मल तरीके से खेती हो रही है। ठीक, दूसरा हम लोग अब क्या यूज करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करते हैं हम लोग, है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड्स का यूज किया। ऑर्गेनिक फार्मिंग में नो यूज ऑफ केमिकल, है ना, या ऑलमोस्ट नो यूज ऑफ केमिकल। हम लोग केमिकल यूज नहीं करेंगे। जैसा हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट वगैरह पढ़े ना लास्ट चैप्टर में, हाँ, लास्ट से भी पहले वाले चैप्टर में हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में कैसे बायो क्या था भाई, बायो पेस्टिसाइड्स के रूप में जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म ही थे जो क्या कर रहे थे, उसको खा ले रहे थे जाकर के, है ना, इंसेक्ट को खा ले रहे थे जाके। ठीक है, तो नो यूज ऑफ केमिकल। अगर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं वहां केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं केमिकल इज हार्मफुल, अल्टीमेटली बहुत हार्मफुल होता है केमिकल। क्या होता है, क्योंकि दूसरा क्या मेथड हम लोग यूज करते हैं, एग्रोकेमिकल मेथड। ठीक है ना, एग्रो केमिकल बेस्ड मेथड। ठीक, अब देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम लोग कर रहे हैं, केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं,
ठीक है। अब केमिकल अगर हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं तो फसल तो अच्छी हो रही है, क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी रहेगी, पर क्या क्वांटिटी बढ़ेगी? क्वांटिटी इसमें नहीं बढ़ेगी, क्वालिटी गुड रहेगी। क्वालिटी क्योंकि हम लोगों ने क्या कर नहीं रखा है, मतलब हमने केमिकल यूज नहीं करा, तो क्वालिटी गुड तो गुड होगी, लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज नहीं होगी। क्वांटिटी जो है इंक्रीज डिक्रीज भी नहीं होगा, इंक्रीज भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जैसा चल रहा नॉर्मल चलता रहेगा, क्योंकि हम लोग क्वांटिटी बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया है उसमें, ठीक है ना। और एग्रोकेमिकल बेस्ड मेथड मतलब कि हम लोग केमिकल यूज करेंगे। केमिकल में क्या यूज करेंगे, जैसे हम लोग नॉर्मल तो खेतों में मान लो ये तो खाद यूज कर रहा होगा, मैनर यूज कर रहा होगा नॉर्मल खेतों वाला जिसमें केमिकल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन दूसरा ये क्या करेगा, ये भी फर्टिलाइजर भी यूज करेगा, तो नो डाउट है अगर फर्टिलाइजर वो यूज कर रहा है तो इसका मतलब उसको ज्यादा न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, और ज्यादा न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी जरूर इंक्रीज होगी, इसकी क्वांटिटी जरूर इंक्रीज होगी, ठीक है ना, जरूर इंक्रीज होगी, क्योंकि इसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं। पर उसका और साथ ही साथ कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए वो क्या कर रहा है, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहा है, इंसेक्टिसाइड यूज कर रहा है, हो सकता है वीडीसाइड्स यूज कर रहा हो, सबके सब क्या है, केमिकल है। तो उन पौधों में ज्यादा कीड़े वगैरह भी नहीं लगेंगे, तो क्वांटिटी तो उसकी भले ही इंक्रीज होगी, लेकिन वो यूज क्या कर रहा है, केमिकल, और केमिकल इज द काउज ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है ना। उससे वो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो दिन ब दिन क्या होती है, घटती जाती है, ठीक है। जितना ज्यादा हम लोग फर्टिलाइजर यूज करेंगे सॉइल में, उतना ही क्या होगा, सॉइल का जो क्वालिटी है ना वो डिग्रेड होता जाता है। साथ ही साथ जो भी हम लोग पेस्टिसाइड्स या केमिकल इंसेक्टिसाइड जो भी यूज कर रहे हैं, वो जब हम लोग क्या कर रहे हैं, इरिगेशन करते हैं, तो पानी में मिक्स होकर के सब कहाँ चला जाता है, अंडरग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाता है, और प्लांट उसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि केमिकल प्लांट्स के अंदर चला जा रहा है। अब उस प्लांट से जो भी सब्जी या फल उग रहा, आप बाहर से कितना भी धोइए, वो केमिकल धुलने वाला नहीं है, वो हम लोग के फूड चेन में शामिल हो जाएगा, फिर हम लोग उसको खाएंगे ना, वो हमारे फूड चेन में क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो मान लो कि पानी बहता हुआ किसी वाटर सोर्स में जाके मिक्स हो जा रहा है, किसी नदी में मिक्स हो रहा है, किसी तालाब में मिक्स हो रहा है, अब मान लो फर्टिलाइजर जाके मिक्स हो जा रहा है, ठीक है, तो भाई उसको वहां के प्लांट्स को भी, जो भी वाटर के अंदर या पॉन्ड के अंदर जो भी प्लांट्स हैं, उसको मिल गया एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट, वो खूब ग्रो होगा, एक्स्ट्रा ग्रो होगा, पूरा कवर ही कर लेता है तालाब, देखा आप लोगों ने, है ना, कवर ही कर लेता है। अब उसमें सनलाइट भी अच्छे से नहीं जा रही और ज्यादा वो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, यूज भी कर ले रहा है। तो अंडरग्राउंड जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, अब वो उनके लिए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हो सकता है वो डेड हो जा रहा है, तो उसी के अंदर मर जा रहे हैं, तो पानी क्या हो जा रहा है, पॉल्यूट हो जा रहा है, तो सॉइल पॉल्यूशन भी हो जा रहा है और वाटर पॉल्यूशन भी हो जा रहा है। तो अल्टीमेटली ये केमिकल यूज करना, क्वालिटी तो बिल्कुल भी अच्छी, क्वालिटी में क्या आ गया भाई, केमिकल आ गया, तो ये अच्छी तो नहीं मिलेगी आपको, ठीक है ना। अब तीसरा हम लोग यूज क्या कर रहे हैं, तीसरा हम लोग यूज कर रहे हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। अब जेनेटिकली बेस्ड क्रॉप, जेनेटिकली क्या इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड कल्चर क्या है, कि हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करेंगे, है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करके। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग का स्टेप सब याद करो लास्ट चैप्टर से। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है कि हम लोग अब क्या करेंगे भाई, हम लोग मान लीजिए कि इस जेनेटिकली इंजीनियर्ड बेस्ड जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उसमें हम लोग जीन को ही अल्टर कर देंगे, जीन को अल्टर करके हम लोग उसको गुड क्वालिटी ज्यादा देने, प्रोडक्शन हाई वाला जीन उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। और जीन को इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, रेजिस्टेंट भी बना सकते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंस जीन भी उसके अंदर क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो दोनों ही क्वालिटी में क्वालिटी भी बढ़ जाएगी और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना, क्वालिटी भी बढ़ जाएगी और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा। हम लोग जाने हैं कि कैसे करते हैं हम लोग, है ना। मान लीजिए कि हम लोगों को पेस्ट रेजिस्टेंस बनाना है, कोई भी क्रॉप को पेस्ट रेजिस्टेंस बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर पेस्ट को मारने वाला कोई जीन होगा, किसी माइक्रोब से हम लोग उसको कट करके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से निकालेंगे, है ना, और उसको किसी बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे प्लाज्मिड से इंटीग्रेट करने के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने के लिए, और फिर उसको निकालेंगे और प्लांट में डाल देंगे, होस्ट हो जाएगा प्लांट उसका, ठीक है। अब उस प्लांट में वही वाला जीन क्या होगा,
मल्टीप्लाई होगा, एक्सप्रेस होगा, उसका जो प्रोटीन फॉर्मेशन होगा वो उसको एक्सप्रेस करेगा, अब वो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसकी जो है ना बहुत सारे इसके फायदे हैं, ठीक है, इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, ठीक है, बहुत सारे एडवांटेज हैं। क्या, अच्छा ये बताओ, जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप और टिश्यू कल्चर में क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को? क्या दोनों एक चीज है या अलग अलग है? हाँ, टिश्यू कल्चर का भी आपके बुक में जिक्र है कि टिश्यू कल्चर से भी क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या हम लोग क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, मतलब ये गुड है। टिश्यू कल्चर क्या होता है? देखो, इसलिए अभी हम जिक्र कर दिए, आपके बुक में मैंने देख लिए थे आते आते कि टिश्यू कल्चर का जिक्र है। देखो, टिश्यू कल्चर में ना जीन को अल्टर नहीं करते, ठीक है। टिश्यू कल्चर का मतलब होता है कि मान लीजिए कि किसी प्लांट से एक सेल को निकाला, ठीक है, उसके पार्ट को निकाला और उसी सेल से हम लोगों ने उसको कल्चर कर लिया। अब वो मल्टीप्लाई जो कर रहा है उससे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। मतलब एक सेल, जैसे कल ऑब्जेक्टिव में एक टोटीपोटेंसी सेल आया था, जो मैंने बोला था कि एक सिंगल स्टेम सेल अपने जैसे पूरे ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर सकता है, ठीक है ना। तो समझ जाओ कि वही स्टेम सेल हम लोग किसी प्लांट से, एनिमल से, या जिसका भी हम लोग को कल्चर करना है उससे निकालते हैं और उसको एक पर्टिकुलर कंडीशन में लेबोरेटरी में, ठीक है, उसको रखते हैं और वो अपने क्लोन्स फॉर्म करता है अपने जैसा ही, ठीक है ना। बिल्कुल जो क्वालिटी मुझ में है वही तुम में है वैसा, तो क्लोन करता है। मतलब एक अच्छा प्लांट्स अगर आपने लिया है तो उसके कई सारे अच्छे प्लांट्स बना सकते हैं और उस प्लांट को हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जेनेटिकली कुछ अल्टर नहीं किया जाता है, जो जीन मुझ में है वही मेरे से बने हुए सारे प्लांट्स में, समझ गए बात। वो होता है टिश्यू कल्चर। तो ये टिश्यू कल्चर भी यूज किया जाता है एग्रीकल्चर के फील्ड में, लेकिन उससे भी बेस्ट क्या है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्योंकि यहाँ पर हम लोग को क्या कर रहे हैं, पूरे डिजायर्ड कैरेक्टर सब फिक्स कर दे रहे हैं। मेरा क्लोन नहीं बन रहा है, कुछ अलग ही बन रहा है ना, कुछ अलग ही हो रहा है। हम लोग वही जीन चाह रहे हैं, जो एक्सप्रेस हो, जो चाह रहे हैं वही करवा रहे हैं, है ना। तो इसके कई सारे एडवांटेज है। क्या क्या एडवांटेज है भाई? कि इससे जो प्लांट हम लोग को रिसीव होंगे ना, इससे जो प्लांट हम लोग को रिसीव होंगे उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। तो एडवांटेज क्या है? इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द प्लांट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग राइस का बहुत सारा क्वालिटी उगाते हैं, ठीक है ना। तो जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड राइस होता है उसमें विटामिन ए रिच होता है, ठीक है, ठीक। विटामिन ए क्या होता है? रिच होता है। वैसा ही हम लोग जीन को अल्टर कर रहे हैं, ठीक है, कि उसका जो न्यूट्रिशनल पावर है वो बढ़ जाए, तो इनहैंस हो जाता है न्यूट्रिशनल पावर। दूसरा क्या है कि ये जो प्लांट है ना, जो जेनेटिकली इंजीनियर या ट्रांसजेनिक प्लांट हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं ना, इसमें जो अबायोटिक रेजिस्टेंट पावर है स्ट्रेस को किसी भी कंडीशन में जिंदा रहने का, कहने का मतलब है जैसे मान लो एक्सट्रीम कोल्ड है तो बहुत सारे पौधे मर जाते हैं एक्सट्रीम कोल्ड में। बहुत ज्यादा अगर गर्मी पड़ गई सूख जाएंगे, अगर बारिश हो गया तो गल जाएंगे, खत्म हो जाते हैं पौधे। लेकिन इनकी पावर क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसका जो अबायोटिक रेजिस्टेंस स्ट्रेस है वो बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो इंक्रीज टॉलरेंस ऑफ, टॉलरेट करने का इसमें क्या है? ज्यादा पावर है। टॉलरेंस ऑफ अबायोटिक स्ट्रेस मतलब कि एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हीट, ठीक है, एक्सट्रीम वाटर, एक्सट्रीम कंडीशन को भी ये प्लांट झेल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि पहले आप लोग कोई मूवी में देखे होंगे कि बारिश नहीं हो रही है तो किसान लोग वेट कर रहे हैं कि बारिश होगी, नहीं तो हमारा सारा फसल बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा इसके केस में नहीं होगा। या फिर बहुत बारिश हो गई तो भी वो लोग सोच रहे हैं कि अब तो गया पूरा, अगर रात भर बारिश हो गई तो, है ना। तो ये प्लांट क्या करेंगे? सब में सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है ना। तीसरा क्या है? न्यूट्रिशनल भी है, ठीक है भाई। इसका क्या होगा? पेस्ट रेजिस्टेंस होते हैं ये, है ना। ये प्लांट अब ऐसे बनाए ही जाते हैं कि इसमें ज्यादा इंसेक्ट या पेस्ट कोई इस पर असरदार होना, ठीक है। तो इंक्रीज रेजिस्टेंस टू पेस्ट,
ठीक, पेस्ट, इंसेक्ट जो भी बोले, ठीक है ना। चौथा होगा इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ, increase efficiency of mineral uses by plant, mineral uses by plant। अब ये क्या है भाई, देखो पौधों में ऐसी, अब सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, पर सारे पौधे जो नॉर्मल पौधे ना, उनमें उतनी कैपेबिलिटी होती है कि उस सारे को ऑब्जर्व करे। अब आखिर न्यूट्रिएंट्स है कहाँ सॉइल में, उसको ऑब्जर्व करने का पावर भी होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपके पास ज्यादा पावर है, मान लीजिए कि खाना रखा हुआ है ढेर सारा और बोला जाएगा कि सबको टूट पड़ो इस पे, तो आपके पास जितना पावर है आप ज्यादा खाओगे, ठीक है ना। भी पावर बाकी लोग को हटाएंगे और ज्यादा हम खाएंगे, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ है कि ये प्लांट्स होते हैं ना, वो ज्यादा पावरफुल होते हैं, मतलब न्यूट्रिशन को अपनी ओर खींचने में, ठीक है। तो इनकी इफिशियंसी ज्यादा होती है कि वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, डिक्रीज मैचुरेशन टाइम, डिक्रीज मैचुरेशन टाइम, डिक्रीज मैचुरेशन टाइम मतलब, हाँ, जो फसल 6 महीने में होती थी वो 3 महीने में ही हो जाएगी, हो सकता है 4 महीना लगे, है ना, 3 महीने या 4 महीने। तो फिर अगर आप पूरे साल में 2 फसल उगा रहे हैं, तो अगर आप जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक यूज करेंगे तो हो सकता है कि आप 4 फसल उगा लें, तो क्वालिटी तो बेस्ट हो ही रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है कि नहीं, है ना, क्वांटिटी बहुत अच्छी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इतने क्या इसके फायदे हैं, पर जहां फायदा होता है वहां कुछ नुकसान भी होता है। अब बताओ कि इससे नुकसान क्या है इसका डिसएडवांटेज क्या होगा। एक ही बार यूज किया जा सकता है। अगर ये पेड़ होता है ना मिस, तो उसका अगर बीज हुआ तो उसमें इसका गुण नहीं होगा। यस मिस। और उसकी मल्टीपल कॉपी तो बना लेंगे हम लोग उसके जीन से। डिसएडवांटेज क्या है, हाँ अब देखो यहां हमने क्या कर रखा है, अल्टरेशन करके रखा है जीन में, ठीक है, हमने जीन में क्या कर रखा है, अल्टरेशन करके रखा हुआ है। तो ये इट इज नॉट गुड फॉर फूड चेन, ठीक है ना, फूड चेन इससे डिस्टर्ब होगा, आखिर इसको कोई खाएगा। तो इसके अंदर जो जीन्स को अल्टर किया गया है, कुछ तो गड़बड़ है, नॉर्मल नहीं है ना, ठीक है ना, तो वो अगले फूड चेन में जाएगा, वो अगले फूड, हो सकता है उसके जीन को ये सूट करे ना करे, एलर्जिक का भी कारण होता है ये, ठीक है, एलर्जी भी दे देता है। तो ये ना गुड फूड चेन के लिए तो अच्छा नहीं है, एलर्जी भी देता है, ठीक है ना, ठीक है। डिस्टर्ब्ड फूड चेन, फूड चेन को ये क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, ठीक है। कैन काउस एलर्जी, हो सकता है इसको खाने वाले लोगों में ये एलर्जी का सिम्टम्स ज्यादा आए, ठीक है ना, मे बी, मतलब आ सकता है, ज्यादा फायदा है, नुकसान थोड़ा कमी है, ठीक है ना। और क्या होगा, हाँ और क्या होगा, और क्या हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये सारे ऑर्गेनिम्स को सूट करे, ठीक है ना, जरूरी नहीं है, और इससे अदर जीन भी अफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इट मे बी अफेक्ट द अदर जीन, तो अदर जीन को भी अगर ये अफेक्ट करेगा तो फिर उसका भी तो प्रोटीन डिस्टर्ब होगा ना, कि नहीं होगा। एक जीन में आप अल्टरेशन कर दिए हैं अपनी इच्छा के अनुसार, तो मे बी सारे जीन इंटरकनेक्टेड है, तो हो सकता है कि उसका असर दूसरे जीन पर क्या हो, अच्छा ना हो, ठीक। तो ऐसा डिसएडवांटेज भी हो सकता है, फिर भी अधिकतर यूज करने वाली टेक्निक आज के दिन में यही है। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लांट्स के एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप प्लांट्स, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे बीटी।
बैसिलस थुरिन, ठीक लिखे हैं, जीएनसिस है ना, यही है ना, थुरिन जीएनसिस, ठीक है, थुरिन जीएन्स, ये एस है, ठीक, बैसिलस थुरिन जीएनसिस, जिसको हम लोग बीटी कहते हैं, बीटी कॉटन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कॉटन इसलिए क्योंकि प्लांट का यहाँ एग्जाम्पल लिख रहे हैं। एक्चुअली में ये बैसिलस थुरिन जीएनसिस है क्या, एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना, इट इज अ बैक्टीरिया, ठीक है ना, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, ठीक, कौन, बीटी, बीटी इज अ बैक्टीरिया, ठीक। इस बैक्टीरिया के अंदर में बीटी टॉक्सिन सिक्रीट होता है, मतलब इसमें पाए जाते हैं बीटी टॉक्सिन प्रोटीन, ठीक है ना। हम लोग कहाँ पढ़े थे बीटी, याद करो, पेस्ट कंट्रोल, बायो कंट्रोल में पढ़े थे ना, कि इस बीटी को डाल देते हैं और वो क्या करता है कि जो होस्ट है, जो पेस्ट है, उसके अंदर ही घुस के और उसी का न्यूट्रिशन लेता है और उसको मार देता है, यही पढ़े थे ना हम लोग, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये कैसे मारता है वो जानते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब ये कैसा प्लांट है, बैसिलस थुरिनजीनेसिस कॉटन, अगर हम लोग बीटी कॉटन कह रहे हैं तो इसका मतलब ये कैसा प्लांट है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट है ना। मतलब ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है, ये प्लांट को बना रहा है इंसेक्ट रेजिस्टेंट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट कैसे बना रहा है कि ये जो बीटी टॉक्सिन है ना, वो क्या कर रहा है कि उस पेस्ट को किल कर देता है, किल द पेस्ट। अब ये बताओ कि इस बैक्टीरिया में ये टॉक्सिन सिक्रीट करता है, होता है, टॉक्सिन मींस चेहरे भाई है, तो बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारता है, इसमें अल्कलाइन पीएच नहीं होता, क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है इन बैक्टीरिया, ठीक है। कि मान लो कि ये बैक्टीरिया है, ठीक है, मान लो कि ये बैक्टीरिया है, ठीक है ना, ये कौन सा बैक्टीरिया है भाई, बीटी बैक्टीरिया है, ठीक है ना। अब इसमें मान लो कि ये क्या करता है, ये बीटी टॉक्सिन इसमें पाए जाते हैं, बट बीटी टॉक्सिन कैसे हैं, इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है, बीटी टॉक्सिन इन इनएक्टिवेटेड फॉर्म, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब मान लो हम लोगों को कोई प्लांट है, हम लोगों ने एक प्लांट ले लिया कॉटन का, कॉटन का यहाँ पर हम लोग बीटी कॉटन देख रहे हैं, तो कॉटन के दो प्लांट्स से मान लीजिए, ठीक है, इस कलर से नहीं बनाती हूँ, अब कैसा होता है उसमें मत जाना, ठीक है ना। मान लीजिए ये नॉर्मल कॉटन प्लांट है और ये बीटी कॉटन प्लांट है, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, अब देखो ये बीटी कॉटन प्लांट में हम लोगों ने मतलब क्या कर रखा है, इस बीटी टॉक्सिन को हम लोगों ने इसमें डाल रखा है, ठीक है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस जो बैक्टीरिया है इसको कहाँ निकाल कर डाल दे रहे हैं, होस्ट के अंदर डाल दे रहे हैं, ठीक है, होस्ट के अंदर इसमें हम लोग डाल दिए, ठीक। कौन सा कलर था, मतलब बैक्टीरिया ही इसके अंदर चला गया है ना, कहाँ गया जी, एक और पेन। मान लो कि हम लोगों ने इसमें क्या कर रखा है, डाल रखा है, तो बैक्टीरिया है इसके अंदर और इसके अंदर बीटी टॉक्सिन क्या है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, इसमें नहीं है। तो पेस्ट अगर इसमें जाता है, ठीक है ना, अगर पेस्ट इसमें जाता है तो ये क्या करेगा भाई, मल्टीपल ग्रोथ करेगा, पेस्ट पूरा प्लांट को क्या करेगा, खराब करेगा, है ना, खराब करेगा, उसका ग्रोथ को रोकेगा। लेकिन जैसे ही इंसेक्ट क्या कर रहा है, इसमें जा रहा है, ठीक, किसमें जा रहा है, बीटी कॉटन में, ये क्या है भाई, इंसेक्ट है, ठीक है,
ये इंसेक्ट है, ठीक, इधर मैं बना देती हूँ। अब देखो ये जो इंसेक्ट है ना, कोई भी हो सकता है, कोई भी इंसेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। जब ये इंसेक्ट के अंदर चला गया, अब ये इंसेक्ट तो खाएगा ना इसको, ठीक है ना, खाएगा। तो जब ये बीटी टॉक्सिन इसके अंदर चला गया, अब ये क्या हुआ, एक्टिवेट हो गया। अब क्या हुआ, एक्टिवेट हो गया। तो जब एक्टिवेट क्या करता है ना, इसके गट में, ये जो इंसेक्ट का गट है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इसके रिसेप्टर्स होते हैं, बीटी टॉक्सिन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर क्या है बताने की जरूरत है, एंटीबायोटिक पढ़े थे ना आप लोग, हाँ। ये क्या है भाई, ये है इस इंसेक्ट का, ये इंसेक्ट है, इसका गट है, ठीक है ना, इसका गट है, हम लोग का भी गट है, ठीक है ना। इसके गट में बीटी टॉक्सिन के रिसेप्टर है। ये जाकर अगर बीटी टॉक्सिन मिला, ये बीटी टॉक्सिन यहां जाके क्या करा, बाइंड कर लिया, ठीक है ना। प्लांट में इसके रिसेप्टर नहीं है, प्लांट नहीं बाइंड किया, किसके पास है रिसेप्टर्स, बीटी टॉक्सिन के पास, गट में है, ठीक है। अब ये इसको बाइंड किया और इस गट को ही फाड़ दिया इसने, ठीक है। जैसे ही बीटी टॉक्सिन अब जहर आ गया इसके अंदर, ये गट ही फट जाता है, ठीक। अब जब ये पूरा गट ही फट गया तो ये इंसेक्ट मरेगा नहीं क्या, मरेगा ना, ठीक। इसका गट ही फट गया तो जिंदा रहेगा, नहीं रहेगा। तो इस तरह से ये बीटी जो है ना, वो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना दिया, ठीक है ना। ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना दिया। अभी बीटी कॉटन प्लांट में पेस्ट लगेंगे, इंसेक्ट लगेंगे ही नहीं, ठीक है ना। ये क्या करता है, अब क्या हर प्लांट में या हर इंसेक्ट के लिए एक ही टॉक्सिन रहेगा, नहीं। ये जो टॉक्सिन है इसको हम लोग बोलते हैं क्राई, इसका नाम है क्राई, ठीक है। तो जीन कोड फॉर, जीन जो इसका जीन कोड फॉर बीटी टॉक्सिन इज कॉल्ड क्राई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्राई बोलते हैं। जो जीन बीटी टॉक्सिन को, आप कोई जीन ही होगा ना जो इसको कोड कर रहा होगा, तो उस जीन को हम लोग बोलते हैं क्राई। तो अलग अलग इंसेक्ट के लिए अलग अलग क्राई होता है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे क्राई 1AB, एग्जाम्पल क्राई 1AB, क्राई 2AB, क्राई 1AC, एक्सेट्रा, ऐसा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हमारे पास कॉटन बॉलवर्म है, इंसेक्ट कौन है, कॉटन बॉलवर्म है ना, ये क्या है, इंसेक्ट है। कॉटन लिख दे रहे हैं मतलब ये कॉटन में लगने वाला कीड़ा है। तो कौन सा क्राई इस पर काम करता है, इस पर काम करता है क्राई 2AB एंड क्राई 1AC, इस पर काम करता है, ठीक है। और अगर कौन है, कौन सा है जी, कौन बोरर, कौन बोरर है, ठीक है ना, ये भी इंसेक्ट है और किस पर है, कॉर्न पर, ठीक है ना। तब हम लोग, तब क्या यूज होता है, तब यूज होता है क्राई 1AB, ठीक है। तब ये वाला जीन जो है वो अपना टॉक्सिक फॉर्म करता है और इसको किल करता है, ठीक है। तो ये बीटी कॉटन सिर्फ कॉटन में ही नहीं, बीटी सिर्फ कॉटन में ही नहीं, कॉर्न में भी, पोटैटो में भी, टोमेटो में भी क्या करता है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है ना। सिर्फ कॉटन में नहीं, पोटैटो, टोमेटो, कॉर्न, ठीक है, कॉटन में तो है ही, तो और भी मेनी मोर प्लांट्स में ये क्या कर रहा है, एज अ पेस्ट रेजिस्टेंट हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक। समझ गए ये वाला, क्लियर है ये, है ना। क्या हुआ है भाई, ये जो बीटी है वो एक्चुअली क्या है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis, ठीक है ना। जब हम लोग इसको कॉटन में डाल दे रहे हैं तब हम लोग कह रहे हैं उस प्लांट को क्या, बीटी कॉटन प्लांट, मतलब ये बीटी बैक्टीरिया हम लोगों ने उस कॉटन प्लांट में डाल रखा है, ठीक है ना। ये क्या करता है, पेस्ट को किल कर देता है। कैसे, ये बीटी टॉक्सिन प्रोटीन क्या करता है, सीक्रेट करता है, लेकिन वो खुद बैक्टीरिया को नहीं मारता है क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। लेकिन जब वो किसी होस्ट के अंदर एंटर कर जाएगा
होस्ट हो गया इसका इंसेक्ट। जब ये किसी होस्ट के अंदर क्या करेगा, जैसे इंटर करेगा ये एक्टिवेट हो जाता है। वो जो इंसेक्ट है उसके गट में इसके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं इस टॉक्सिन के, वो वहां बाइंड करेगा और गट को ही फाड़ देता है, ठीक है, जिससे कि उस पेस्ट की मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, उस प्लांट को बना देता है वो पेस्ट रेजिस्ट, मतलब इंसेक्ट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। और जो जीन कोड करता है बीटी के लिए, वो उस जीन का नाम है क्राई, रोने वाला, ठीक है ना। तो ये क्राई 1AB भी होता है, क्राई 2AB भी होता है, क्राई 1AC भी होता है। अगर कॉटन बॉलवॉर्म लगा हुआ है इंसेक्ट तो क्राई 2AB और क्राई 1AC जो जीन्स है वो एक्टिवेट होते हैं बीटी टॉक्सिन सिक्रेट करने के लिए। और अगर कॉर्न में बोरर है, ठीक है ना, तो क्राई 1AB जीन एक्टिवेट होता है बीटी टॉक्सिन को सिक्रेट करने के लिए। ठीक हो गया। ये हम लोग किस फील्ड में पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर के फील्ड में पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंट बना रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा पेस्ट रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, है ना। ठीक, अब हम लोग देखेंगे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। पेस्ट क्या करते हैं, ये किसी भी पार्ट में एज अ पैरासाइट बोल सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है, पैरासाइट बोल सकते हैं कि किसी भी प्लांट के किसी भी पार्ट में ये जाएगा, वहां सरवाइव करेगा, ठीक है, सरवाइव करेगा और उससे न्यूट्रिशन ले लेगा प्लांट से और प्लांट को अफेक्ट करेगा। भाई कीड़ा है तो प्लांट को खा रहा है ना, न्यूट्रिशन ले रहा है ना, तो ये क्या करता है, बहुत हार्म करता है, प्लांट को बढ़ने ही नहीं देता है। अगर किसी भी प्लांट में कीड़े लग गए, जैसे एग्जांपल नेमाटोड्स, नेमाटोड्स में क्या हो गया, राउंड वॉर्म का एग्जांपल हम लोग ले। राउंड वॉर्म कौन है, एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स, ठीक है, एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स, ठीक है ना। मान लीजिए कि कोई प्लांट है, मान लो कोई प्लांट है ना, ये जो नेमाटोड्स है ना एस्केरिस सॉइल में मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पेस्ट है, ये मान लीजिए कि ये क्या कर रहे हैं, ये पेस्ट इस तरह से राउंड वॉर्म कहाँ रह रहे हैं, इनकी जड़ों में रह रहे हैं। अब जब ये जड़ों में रह रहे हैं ना, तो ये जड़ों में गांठें बना देते हैं, ठीक है। जड़ में देखोगे तो ये मोटी मोटी गांठें हो जाएगी इसके। अब जड़ ही अफेक्टेड है, किसी प्लांट का रूट ही अफेक्टेड है, तो क्या वो न्यूट्रिशन वाटर ढंग से ऑब्जॉर्व कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और जो प्लांट का न्यूट्रिशन वो भी ये क्या कर रहा है, खींच ले रहा है, ठीक है ना। तो फिर ये प्लांट बड़ा ही नहीं हो पाएगा, या ढंग से ये अच्छा प्लांट तो बन ही नहीं पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसको पूरा न्यूट्रिशन भी नहीं मिल रहा है। तो कैसे हम लोग नेमेटोड को मारे, उससे पहले हम इसका टेक्निक कुछ पढ़ते हैं कि इसको मारने के लिए हम लोग कौन से टेक्निक का जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। उस टेक्निक का नाम है आरएनए इंटरफेरेंस। उस टेक्निक का नाम है आरएनए इंटरफेरेंस। पहले हम ये टेक्निक को पढ़ लेते हैं, जिसको आरएनए आई भी बोलते हैं लोग शॉर्ट में, ठीक। आरएनए इंटरफेरेंस नाम से क्या पता है, इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, इंटरफेयर कर देना। चलो हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सेंट्रल डॉग्मा में हम लोगों ने पढ़ा है क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पहले याद कर लेते हैं कि डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है और आरएनए से प्रोटीन फॉर्म होता है, और यही प्रोटीन एक्सप्रेस कर होते हैं, है ना। यही प्रोटीन क्या होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, और जैसा वो एक्सप्रेस होंगे वैसा ही हम लोग को कैरेक्टर शो होगा। ये हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ ट्रांसक्रिप्शन से, और यहाँ पर ट्रांसलेशन से। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आरएनए इंटरफेरेंस। अगर हम लोग इस आरएनए में कुछ इंटरफेयर कर दें, ठीक है, तो ये जो प्रोटीन बनाने वाला है वो प्रोटीन नहीं बनाएगा,
ठीक है ना। तो वो प्रोटीन नहीं बनाएगा तो फिर वो एक्सप्रेस भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब इस टेक्निक में हम लोग क्या करेंगे, आरएनए को इंटरफेयर ही कर देते हैं कि वो प्रोटीन ही सीक्रेट ना हो जो इस इंसेक्ट को यहां रहने लायक बना रहा है, ठीक है। प्लांट में कुछ तो है जो उसको यहां पर रहने लायक बना रहा है ना, हाँ। तो कुछ ऐसा हो जाए, कुछ वो प्रोटीन ही हम लोग एक्सप्रेस ना होने दें तो ये रेजिस्टेंस हो जाए इस पेस्ट के लिए, ठीक है ना। तो अब ये टेक्निक काम कैसे करती है वो हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो आरएनए इंटरफेरेंस का जो स्टेप है ना, एक्चुअली जो स्टेप है ये आरएनए इंटरफेरेंस क्या है, इट इज ए पाथवे that control या interfere जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। ये एक ऐसा पाथवे है जो क्या कर रहा है, जीन एक्सप्रेशन को इंटरफेयर कर दे रहा है, ठीक है ना, इंटरफेयर कर दे रहा है। यहां पर हम लोग एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, रेगुलेट, ठीक है, रेगुलेट, ठीक है ना। तो ये आरएनए इंटरफेरेंस का एक पाथवे है जो रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। अब ये स्टार्ट होता है ना डबल स्टैंडर्ड आरएनए से। अब ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए कहाँ आता है, इसका पाथवे शुरू होता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए से। मान लो कोई सेल है, अब डबल स्टैंडर्ड आरएनए की भी ना पूरी एक टेक्निक है बनने की, पर हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, पर हम ऊपर ऊपर बताते हैं। जैसे डीएनए है, ये सेपरेट होता है, 2 आरएनए बनते हैं, ठीक है, फिर वो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं, फिर वो 2 डीएनए ऐसे ऐसे करके, हम लोग रिप्लिकेशन पढ़े थे ना कि ऐसा होता है। तो जब ये डीएनए क्या हो रहा है, आरएनए फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो अलग अलग आरएनए फॉर्म हो रहे होंगे, तो 2 आरएनए का मे भी हो सकता है कि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मैच करता हो सकता है ना, ठीक है। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि 2 आरएनए ही बाइंड कर जाते हैं, ठीक। वैसी स्थिति में क्या होता है, 2 आरएनए बाइंड कर जाते हैं, मतलब एक ये आरएनए है और एक दूसरा आरएनए का भी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिल गया, तो ये दोनों क्या कर गए, बाइंड कर गए। तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बोलते हैं, ठीक। अब इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को क्या करता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसको बार बार नहीं बनाते हैं, सीधे यही बनाते हैं कि डबल स्टैंडर्ड जो आरएनए है ना, इसको अब हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पढ़े थे, जो क्या जिसका काम क्या था, कट करना डीएनए को। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कट करने वाला जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसका नाम है डाइसर, ठीक है, उसका नाम है डाइसर। एक डाइसर आया, डाइसर, ठीक है। ये डाइसर क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना, उसका नाम है डाइसर। डाइसर क्या कर रहा है, इसको यहां से कट कर देगा, ठीक, इसको यहां से काट देगा, किसको, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को, तब इसके फ्रैगमेंट्स मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, समझ जाओ। इसको क्या करा उसने, कट कर दिया। अब हम लोग के पास क्या है, हाँ, अब हम लोग के पास है स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। अब ये स्मॉल हो गया ना, काट दिए तो, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे एसआई आरएनए, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। क्यों स्मॉल, इसलिए स्मॉल बोलेंगे ना क्योंकि कट गया, छोटा हो गया, ठीक है। इसमें क्या है ना कि ये जो इसका 3' एंड है, थोड़ा सा ये खाली रहता है, 3', ये 5' होगा, ये 3', ये 5' होगा, 3', 5', 3' 5', ठीक है। तो इसका 3' एंड जो होता है ना, यहाँ पर अभी नहीं लगाते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा इसके बेसेस खाली होते हैं 3' वाले, ठीक। जब ये कट हो रहा है ना, तो इसको हम लोग हैंगिंग एंड भी बोलते हैं,
ठीक है, हैंगिंग एंड भी बोलते हैं हम लोग, हो सकता है आ जाए ऑब्जेक्टिव के लिए, अभी उसका कुछ काम नहीं है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं हैंगिंग। अब ये क्या करेगा ना, ये जो स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए है ये एक प्रोटीन के साथ फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक, अब यहां पर आकर के यहां पर इधर बना देती हूं मैं, मान लो कि ये क्या है भाई, स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए है, यहां पर आकर एक प्रोटीन बाइंड कर जाएगा और ये बना देगा रिस्क, RASK। ठीक है, SC, RASK वाला रिस्क नहीं, RASC वाला रिस्क, सॉरी SC है ना, ठीक है ना। इसका है RNA इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या क्या हुआ, दिमाग खराब हो रहा है हैं? चलो अभी देखो पहले क्या क्या किए हम लोग डबल स्टैंडर्ड आरएनए, 2 आरएनए मिल गया और डबल स्टैंडर्ड बन गया। ऐसे आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक, तो 2 आरएनए मिलके डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना दिया। उसके बाद इसको कट करने के लिए एक एंजाइम आया जिसका नाम है डाइसर। डाइसर ने इसको काट दिया छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में। इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। छोटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 20 से 25 न्यूक्लियोटाइड का होता है, उससे बड़ा नहीं होता, इसलिए इसको छोटा बोलते हैं। उसके बाद एक प्रोटीन आया जो उसके साथ क्या कर गया, बाइंड कर गया उसको, और एक कॉम्प्लेक्स बना दिया जिसको हम लोग रिस्क कहते हैं, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये क्या करेगा ना, ये जब कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये जब कॉम्प्लेक्स बन गया, अब ये क्या करेगा, इन दोनों सीक्वेंसेस को फिर से क्या करेगा, अलग कर देगा। ठीक है ना, ये दोनों सीक्वेंस को फिर इसने क्या किया, अलग कर दिया। ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। अब ये जो मैसेंजर आरएनए के साथ जाकर क्या करेगा, अब ये मैसेंजर आरएनए बन गया है, समझो। तो मैसेंजर आरएनए ही है, मतलब आरएनए है, मैसेंजर आरएनए। अब इसको कोड करना है प्रोटीन के लिए, लेकिन सिग्नल क्या जाएगा, इसमें गड़बड़ हो गया है ना, कट गया, छट गया है। हाँ, तो सेल समझ जाएगा कि नहीं, ये जो आरएनए है ना, ये एक्सप्रेस करने लायक नहीं है, तो इसको एक्सप्रेस नहीं करने देगा। ये एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएगा कि ये कटा छटा पर क्या जीन करेगा, है ना। ये जीन क्या हो चुका है, अल्टर्ड हो चुका है। ठीक है, ये जीन अल्टर्ड हो चुका है। अब ये एक्सप्रेशन ढंग का नहीं देगा। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या हो गया, इंटरफेरेंस हो गया। हाँ, एक्सप्रेशन ऑफ जीन इंटरफेयर मतलब कि अब एक्सप्रेशन जीन का हो ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, ट्रांसलेशन क्या होगा, क्या हो जाएगा, रुक जाएगा ना, ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि ये देखो, ये मैसेंजर आरएनए के साथ जाके बाइंड कर जाता है। ठीक, जो मैसेंजर आरएनए है उसके साथ जाके ये बाइंड कर गया, तो बाइंड कर गया तो अब वो अल्टर्ड हो गया। ठीक है ना, वो क्या करा, वो खराब हो गया। तो अब वो मैसेंजर आरएनए जो जीन एक्सप्रेस करने वाला था, वो प्रोटीन, मतलब जो प्रोटीन एक्सप्रेस करने वाला था, वो प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं करेगा और ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा और जीन क्या होगा, एक्सप्रेस्ड ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आरएनए पाथवे काम करता है। अब ये आरएनए पाथवे कैसे इस प्लांट को क्या करेगा भाई, नेमेटोड से रेजिस्टेंट बनाएगा। ठीक है, अब देखो, मान लो कि ये टोबैको प्लांट है, हम लोग अब टोबैको प्लांट में अब हम लोग देखते हैं कि आरएनए इंटरफेरेंस किसी प्लांट पर कैसे काम करता है। मान लीजिए कि ये कौन सा प्लांट है, टोबैको प्लांट है। ठीक है ना, टोबैको का प्लांट है और इसके रूट में जो नेमेटोड है उसका नाम है मेलोइडोगाइन इकोग्निटा, ये नेमेटोड है। ठीक है, अब अगर ये रूट में लग गए हैं, किसके, टोबैको के रूट में लग गए हैं ये वाले इंसेक्ट जो नेमेटोड है, तो क्या टोबैको अच्छे से
टोबैको को प्रोड्यूस करेगा? नहीं करेगा। तो हम लोगों को अब क्या करना है, इस आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक का यूज करना है। तो एक ऐसा जीन को हम लोग क्या करेंगे जो इस पेस्ट को क्या करे, इससे रेजिस्टेंस बनाए इस प्लांट्स को, ठीक है ना, इस पेस्ट से, वैसा जीन को हम लोग खोजेंगे, ठीक। और उस जीन को हम लोग किसी वेक्टर के अंदर डालेंगे, और इसका वेक्टर कौन होता है, इसका वेक्टर होता है एग्रोबैक्टीरियम। इसका वेक्टर होगा एग्रोबैक्टीरियम, ठीक। तो एग्रोबैक्टीरियम के अंदर हम लोग क्या करें, हाँ भाई क्या करा, मान लो ये एग्रोबैक्टीरियम का डीएनए प्लाज्मिड है, तो हम लोग उस जीन को लाए और यहाँ पर क्या करे, डाल दिए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिए। अब इसको उठा करके इसमें होस्ट में हम लोग डाल दिए, ठीक है। अब जब ये होस्ट में चला गया तो अब ये क्या करेगा, आरएनए डबल स्ट्रैंडेड बनाएगा, ठीक है ना। अब उस प्रोटीन को ये क्या करेगा, अल्टर्ड कर देगा होने से, मतलब उस प्रोटीन का सिक्रेशन होने से वो रोकेगा, जिससे कि ये नेमेटोड इसमें लग रहे थे, ठीक है ना, ठीक है ना। उसको क्या करेगा, नेमेटोड से रेजिस्टेंट बनाएगा। तो ये एग्रोबैक्टीरियम जैसे ही इस प्लांट के अंदर गया, ठीक है ना, जैसे ही इसके अंदर गया ये डबल स्टैंडर्ड फॉर्म करा, और डबल स्टैंडर्ड को आके किसने, आरएनए को किसने, डाइसर जो है वो आकर कट करेगा, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए को हमेशा डाइसर ही कट करेगा, डीएनए को हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट कर रहा था ना, ये एग्जांपल के लिए मैंने बताई हूँ कि ये एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है ना। तो डाइसर ने इसको कट कर दिया, फिर बना स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए किसी प्रोटीन से जाकर बाइंड कर दिया, ठीक है ना। ये एक प्रोटीन है जिससे ये जाकर बाइंड कर दिया, और क्या बनाया, आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब इसका जो ये दोनों ही स्ट्रैंड डिसोसिएट हो गया और जाके मैसेंजर आरएनए में अटैच हो गया, ठीक है। और मैसेंजर आरएनए में जैसे ये अटैच हुआ, मैसेंजर आरएनए समझा कि नहीं ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, हमको यहाँ पर रुक जाना चाहिए, जीन को एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, और जीन क्या हो जाता है, एक्सप्रेशन रुक जाता है, इंटरफेयर हो जाता है, और ये प्लांट धीरे धीरे क्या हो जाता है, रेजिस्टेंट हो जाता है इस प्लांट के लिए, पेस्ट के लिए। और ये पेस्ट को जब यहाँ से कुछ न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और ये रेजिस्टेंट होगा, तो ये सारे पेस्ट फिर क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे ना, यहाँ से दूर भाग जाएंगे, चले जाएंगे यहाँ से, और जब ये चले जाएंगे तो फिर ये प्लांट क्या होगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे पेस्ट रेजिस्टेंट डांट बनाए जाते हैं। तो क्या इसका सिग्निफिकेंस है, आरएनए इंटरफेरेंस का सिग्निफिकेंस क्या हुआ, हाँ क्या इंपॉर्टेंस हुआ इसका, ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना दे रहा है ना, मेनली नेमेटोड से ये क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है प्लांट को, ठीक है। और क्या, पेस्ट से भी बचाता है, और पेस्ट से ही बचा रहा है तो बहुत सारी बीमारियों से बचा रहा है, इसका मतलब बहुत सारे डिजीज से ये क्या करता है, प्लांट्स की रक्षा करता है, ठीक है। और क्या करता है, ट्यूमर सप्रेसर भी है ये। ट्यूमर सप्रेशर क्या होता है, ट्यूमर कब फॉर्म हो रहा था, हाँ जब एक्स्ट्रा सेल डिवाइड करने लगते हैं तो ट्यूमर फॉर्म होने लगता है। तो जब ये अगर आरएनए साइलेंसिंग हो रही, मतलब आरएनए इंटरफेयर कर रहा है ना, तो उस स्थिति में जो ट्यूमर सेल है वो नहीं बन पाते, सप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका क्या है, सिग्निफिकेंस है, ट्यूमर सेल नहीं बनते हैं इसमें, ठीक है। और क्या है, इम्यून हो जाता है वो वायरसेस से, बाकी के वायरस से भी ये इम्यून हो जाता है, ये प्लांट्स क्या होते हैं, बाकी के वायरस से भी इम्यून हो जाते हैं, ठीक है। तो इतना फायदा है किसका, किसका, आरएनए इंटरफेरेंस, समझ में आया, ठीक। बीटी टॉक्सिन आया समझ में, आरएनए इंटरफेरेंस आया। नेक्स्ट क्लास में ये एग्रीकल्चर के फील्ड में अभी इतना ही पढ़ना है तुम लोग को, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेडिकल के फील्ड में देखेंगे, ठीक है ना। और जो बचा कुचा है नेक्स्ट क्लास में हम लोग खत्म कर देंगे।